नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र टोह सीरीज का 8वां मॉडल पेपर देखेंगे। इसके पहले 7 मॉडल पेपर जो है अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में करेंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो जैन से संबंधित है। आपको पता होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में यह स्थित है और ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो इन्होंने संयोगिता से विवाह किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान, इनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था। ये चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था और इस विवाह के पश्चात ही दोनों राज्यों के बीच संबंध अत्यधिक शत्रुतापूर्ण हो गए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा। तीसरा प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो था पुलकेशिन द्वितीय। बी विकल्प सही होगा। यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली थे। उसकी उपलब्धियों का विवरण ऐहोल अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो ऐहोल अभिलेख से उनकी जो उपलब्धि है, इनका विवरण मिलता है पुलकेशिन द्वितीय का। चौथा प्रश्न है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में जो है दफनाया गया था। तो प्रश्न यदि पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, तो लाहौर में वो दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही शुरू किया था या आरंभ किया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1582 में, सन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही या इसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, दीन इलाही या तौहीद ए इलाही, तो ये अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया और दीन इलाही ये वास्तव में सूफी रहस्यवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित जो था वह अबुल फजल, प्रधान पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। और हिंदुओं में केवल जो है वो बीरबल, जिनका जो है मूल नाम था महेश दास। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास, इन्होंने स्वीकार किया था। और छठा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी में गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये नरमपंथी विचारधारा से संबंधित थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और वहीं पे महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एम.जी. रानाडे हो गए। ये एम.जी. रानाडे के शिष्य एवं महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक प्रश्न जो हमेशा बनता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह थे एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। तो ये आपका नरमपंथी विचारधारा से संबंधित थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक हो गए, मदन लाल हो गए, उधम सिंह, ये सभी उग्रपंथी विचारधारा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किया गया था 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। ये प्रश्न बनता है हमेशा कि अमृतसर संधि किन के बीच हुई थी?
तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य अमृतसर संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में हुआ था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार तो है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न आपका, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और इनके द्वारा ही 1895 ईस्वी में आपका शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी में मनाया गया। आगे चलकर उनका यह प्रयास जो है महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना में जो है अहम भूमिका भी निभाई। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश महोत्सव शुरू किया गया था 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो बंदरपूंछ, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से यह निकलती है। और 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसमें देखा जाए लेह, जो कि लद्दाख में है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी माना जाता है। और अगला प्रश्न मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया, एक तरफ है खनन क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया गया खनिज संपदा। तो आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं, कालाहांडी, कालाहांडी खनन क्षेत्र ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। जावर खनन क्षेत्र यह जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। कोलार खनन क्षेत्र, तो यह सोना के लिए जाना जाता है, कर्नाटक में है। तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे पहला। और मोसाबनी, तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चौथे का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आप देख सकते हैं जिस ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है थार मरुस्थल। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है। थार मरुस्थल जो है कहाँ पर विस्तारित है? तो भारत और पाकिस्तान में यह विस्तारित है और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, जायरे नदी। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये अफ्रीका की प्रमुख नदी है। और यह नदी नील नदी के बाद वह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, यानी कि 2 बार काटती है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वह है नील नदी। अगला जो प्रश्न आपका, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था सितंबर 2014 में। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर, डेट पूछा जाए तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना आपको पता होगा 1982 में किया गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड को कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था?
तो ये किया गया था 2017 में। 1 फरवरी 2017 को प्रस्तुत बजट अनुमान 2017-18 में केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय जो है कर दिया गया। और 19वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? 20वां प्रश्न है ये। तो राजकोषीय घाटा का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ जो ली गई हैं वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाए, मौलिक कर्तव्य तो ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और इसी तरह नीति निर्देशक तत्व पूछता है तो वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो DPSP जिसे कहते हैं, तो आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन और शक्ति जो है ये भी आपका USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। तो भाग 20 है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 जो है ये आपका संविधान के संशोधन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है सुचेता कृपलानी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली महिला थी। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछता है, प्रधानमंत्री जो है ये मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता पूछा जाए कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं 3 अंग सरकार के? तो एक तो है आपका कार्यपालिका, पहला देखा जाए तो ये आपका कार्यपालिका है। उसके बाद आपका आ जाएगा विधायिका, कार्यपालिका पहला हो गया, उसके बाद दूसरा हो जाएगा विधायिका और तीसरा हो जाएगा न्यायपालिका। तो ये सरकार के जो है 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी समयावधि जो है अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बेकिंग सोडा को ही हम खाने वाला सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा को जो है इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र यदि पूछा जाए बेकिंग सोडा का तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि इसकी कमी से पूछा गया है विटामिन नियासिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है?
तो पेलाग्रा रोग होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नियासिन को विटामिन B3 कहते हैं। B3 को जो है नियासिन कहा जाता है और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो इसमें देखा जाए सही खाद्य श्रृंखला को जो ऑप्शन दर्शाता है, यहाँ पे घास सबसे पहले होगा, उसके बाद कीट, घास को कौन खाएगा, कीट, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। तो एक सही तरीके से देखा जाए तो एक खाद्य श्रृंखला को दर्शा रहा है बी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही होगा। और घास को हम लोग मानते हैं उत्पादक, घास को क्या कहा जाता है, तो उत्पादक कहा जाता है। उसके बाद घास को जो जानवर खा रहा है यानी कि कीट, तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। उसके बाद मेढक जो है ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा, सर्प जो है ये आपका तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा सर्प, और गरुड़ जो है आपका ये चतुर्थ उपभोक्ता में आ जाएगा। तो सही का खाद्य श्रृंखला का क्रम जो दर्शा रहा है वो बी ऑप्शन दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका घटना चक्र 2 सीरीज का 8वां मॉडल पेपर, जो कि सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न जो हल कराए जा रहे हैं। और जो लोग पहला यानी इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी 7 सेट जो अपलोड किए गए उसे देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी वीडियो पड़ा है पेट एग्जाम के लिए, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा परीक्षा से पहले। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।